आज के लाइफ़स्टाइल की अगर हम बात करें या नॉर्मल लाइफ़ रूटीन की बात करें तो आजकल स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन बहुत कॉमन हो चुका है। ये ट्रू है कि आज की लाइफ़स्टाइल में स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन काफ़ी कॉमन हो गया है, बट ये पहले भी अनकॉमन नहीं था। जैसे एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में काउंट होते हैं या इन्हें एक मेंटल डिसऑर्डर में काउंट करा जाता है? नमस्कार, भारत होम्योपैथी के एक और पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले पॉडकास्ट्स पर आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है, व्यूज़ मिले हैं, कमेंट्स मिले हैं और आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक, एक बहुत ही कॉमन कंसर्न स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के बारे में। आजकल स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बहुत लोग कन्फ्यूज़ हैं, बहुत लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं। तो आपके सभी सवालों के जवाब आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। आज हमारे साथ भारत होम्योपैथी की डॉक्टर नेहा शर्मा मौजूद हैं। वो हमें आज स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के बारे में पूरी जानकारी देंगी। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा और आपके जो सवाल हैं आई होप उन सभी के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिल जाएँगे और आप बहुत ईज़िली अपने स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से ओवरकम कर पाएँगे। डॉक्टर नेहा आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू निखिल। आज के लाइफ़स्टाइल की अगर हम बात करें या नॉर्मल लाइफ़ रूटीन की बात करें तो आजकल स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन बहुत कॉमन हो चुका है। और क्या आप भी ऐसा महसूस करती हैं? सबसे पहले ये बताइए? वेल निखिल, ये ट्रू है कि आज की लाइफ़स्टाइल में स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन काफ़ी कॉमन हो गया है, बट ये पहले भी अनकॉमन नहीं था। पहले भी इसका बहुत सारे क्लिनिकल केसेस हुआ करते थे। इट्स जस्ट दैट ये पता ही हमें हम कहें तो 1940 से लेकर उसके बाद धीरे-धीरे हमें इसके बारे में पता चला है, ज़्यादा अवेयरनेस आई है। और आज अगर मैं सही मायने में बात करूँ तो अर्बन सिटीज़ में जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जैसी जगह पे आज के टाइम पे डिप्रेशन रादर ओवर डायग्नोस्ड है। बिना किसी स्पेशलिस्ट की डायग्नोसिस के बगैर अपने आप को ही कह देते हैं कि हम आज तो मैं बड़ा डिप्रेस्ड फ़ील कर रहा हूँ। तो पहले अंडर डायग्नोस्ड था और आजकल के ज़माने में ओवर डायग्नोस्ड है। जी। बट बहुत सारे इंडिया में इनफैक्ट इंडिया से बाहर भी ऐसी जगहें हैं जहाँ ये केसेस एग्ज़िस्ट करते हैं और लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जी। जैसे अभी आपने बोला लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वहीं मेरे मन में भी एक सवाल है। स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को हम लोग बहुत कॉमनली एक ही चीज़ मान लेते हैं। क्या ये अलग-अलग चीज़ें हैं या लिटिल बिट सिमिलर हैं सारी चीज़ें? अ, देखिए स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी में बिल्कुल उतना ही फ़र्क है जितना गुस्सा आने और गुस्सा करने में फ़र्क है। जी, कहने का मतलब है स्ट्रेस आप बाहरी एनवायरनमेंट से आपको मिलता है और आप वो टेंशन फ़ील करते हो इनसाइड। जी, बट जब उसका कोई भी प्रेज़ेंटेशन आए आपको इतना ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील हो किसी चीज़ की जैसे एग्ज़ाम है और इतना ज़्यादा आप एंग्ज़ियस फ़ील कर रहे हो कि आपको डायरिया हो जाए या कहीं स्टेज पे आपको कुछ बोलना है और आपको बहुत एंग्ज़ायटी होने लगे, तो जी, तब हम उसको एंग्ज़ायटी कहते हैं। पर जब यही सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और इतना बढ़ जाएँ कि आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी सोशल वेल-बीइंग या आपकी फिज़िकल वेल-बीइंग को हैम्पर करने लगे। जी, यानी आपको कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होने लगे जो आपके नॉर्मल लाइफ़स्टाइल आपको जीने नहीं दे रहा है। जी। जैसे कई दिन हो गए आपका आज उठने का मन नहीं है या कई दिन हो गए आपका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा ये आपके साथ क्या हो रहा है। तब हम सोच सकते हैं कि ये केस डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। जी। अब जैसे एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में काउंट होते हैं या इन्हें एक मेंटल डिसऑर्डर में काउंट करा जाता है? देखिए स्ट्रेस और एंग्जाइटी तो बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है। स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है और ये बिल्कुल एक नॉर्मल फीलिंग है। हमें गुस्सा आता है, हम अच्छा महसूस करते हैं, आई एम फीलिंग हैप्पी या आई एम फीलिंग वरिड, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आती हैं। और जब हम डिप्रेशन की बात करें तो एक्चुअली ये क्लिनिकल डायग्नोसिस इसका किया जाता है। इनफैक्ट एंग्जाइटी भी हम कहें तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ही है। एंग्ज़ायटी बहुत सारे तरीके के केसेस में देखी जाती है, जैसे जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर होता है, एक पैनिक डिसऑर्डर होता है, तो जी, ये भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में आता है। बट स्ट्रेस एक नॉर्मल एब्सोल्यूटली नॉर्मल चीज़ है, सबकी लाइफ़ में होता है, आपकी और आई एम श्योर निखिल आपकी भी लाइफ़ में किसी न किसी जी, तरीके जी। का तनाव होगा। जी, बिल्कुल। तो हम उस तनाव को अपने आप को कैसे उस चैलेंजेस को फेस करते हैं और ये एंटायरली इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी अब तक की लाइफ कैसी रही है। जी, आपने और मैंने अलग-अलग एक्सपीरियंसेस जिए हैं, ना कोई भी चैलेंज आएगा आप अलग तरीके से डील करेंगे, मैं अलग तरीके से डील जी, करूँगी।
बस वहीं पे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि वो स्ट्रेस अब हमारे को आगे कैसे तकलीफ़ देगा। जी। क्या डॉक्टर नेहा आपको भी लगता है कि वक़्त के साथ स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं हमारे लाइफ़स्टाइल में, जो अभी हमारा करंट लाइफ़स्टाइल है, उसमें? अब ये तो मैं आपसे पूरी तरह एग्री करूँगी, प्रेज़ेंट लाइफ़स्टाइल में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका असर हम सबकी ज़िंदगी में हर तरीके से आ रहा है। जैसे अगर पेरेंट्स स्ट्रेस्ड और एंग्ज़ियस रहते हैं, तो वो बच्चे की लाइफ़स्टाइल पे जी, हैम्पर करता है। बच्चा अगर अर्ली एजेस में अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड नहीं फ़ील करता है, तो वो उसकी स्टडी और करिकुलम पे डिपेक्ट करता है। अगर हम अपने पर्सनल मैटर्स की वजह से बहुत परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो वही हमारा जो है परफ़ॉर्मेंस हमारे ऑफ़िस एनवायरनमेंट में दिखता है कि हम अंडर परफ़ॉर्म्ड हैं, हम टास्क पूरी तरह कर नहीं पा रहे हैं या टाइम से सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। और ये आजकल के ज़माने में बढ़ता चला जा रहा है। देखिए टेक्नोलॉजी आई है, इसके हमें बहुत फ़ायदे हैं, पर ये टेक्नोलॉजी हमें बहुत सारी तरीकों से नुकसान भी दे चुकी है। जैसे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था कि इंडिया में कोई बैठा हुआ है तो उसको अमेरिकन टाइमलाइन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जी, बट अब एनवायरनमेंट ही ऐसा है, अगर किसी को पैसे कमाने हैं तो वो काम तो करना पड़ेगा रात में जी, बैठ के। जब हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई, हमारा डे और नाइट का वेरिएशन पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी बॉडी को समझ ही नहीं आएगा, जो हमें दिन में करना था हम वो रात में करते हैं, जो रात में करना था दिन में करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी मेंटल कैपेबिलिटी इफ़ेक्ट होती है और हम डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जैसी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। जैसे अभी आपने स्लीपिंग साइकिल की बात करी, तो क्या जो हमारा नींद का समय होता है, स्लीपिंग टाइम होता है, अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, तो क्या इसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन को फ़ेस करना पड़ सकता है? जबकि हमारी लाइफ़ में सारी चीज़ें सही चल रही हैं, बस हमारी स्लीपिंग साइकिल है, वो बिगड़ी हुई है। स्लीप साइकिल के डिस्टर्ब होने से बिल्कुल आप स्ट्रेस तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा सबकी लाइफ में होता है। जी, जब हम मेंटली टायर्ड होते हैं, हम पूरी तरह नींद नहीं लेंगे। आइडियली हमें 7.5 से 8 घंटे की नींद डेली लेनी चाहिए। जी, अगर हम वो नींद नहीं लेते तो हमारी बॉडी क्या करती है, रात में रिपेयर करती है। हम कहते हैं ना कि सोने से रेस्ट मिलता है, हुँ, मेंटली और फिज़िकली रेस्ट मिलता है, बट हमारी बॉडी ज़्यादा स्पीड से काम करती है रात में। जी, क्योंकि वो सारा रिपेयर टाइम होता है, सारी चीज़ें हमारी साइकिल्स पॉलिश हो रही हैं अंदर की। अगर वो रेस्ट हम अपनी बॉडी को नहीं देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब हम डिप्रेशन जैसे केसेस को डील करते हैं, तो मैं ये कहूँ 30% रोल तो स्लीप का ही होता है। जी। अगर किसी भी तरीके से पेशेंट अपनी स्लीप पर काबू पा ले और अपने आप को ट्रेन कर ले, सही समय पे सोना, सही समय पर उठना, तो आप ये समझिए कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से टैकल कर पाते हैं। जी। तो डॉक्टर नेहा यहाँ पे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्या कभी आपने खुद ने स्ट्रेस को, एंग्ज़ायटी को या डिप्रेशन को फ़ेस करा है? लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आए हैं जी, जहाँ हम सब लोगों ने किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेस और एंग्जाइटी को फेस किया होगा। जैसे जब मैं पढ़ती थी अपने कॉलेज में, तो पूरी पूरी रात नहीं सो पाते थे, हमारे जी। मेडिकल के एग्ज़ाम्स इतने टफ होते थे। और जैसे ही सुबह हो जाती थी तो मुझे नर्वस डायरिया हो जाता था। ओके, एग्ज़ाम जब तक मैं एग्ज़ाम में बैठती थी तब तक तो मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि मैं 4-5 टाइम्स मोशंस करने चली जाती थी, तो मेरे को नर्वस डायरिया होता था। फिर इवेंचुअली मुझे समझ आया कि ये एक प्रॉब्लम है, और बाय द टाइम मैं फाइनल ईयर में आई, मेरा ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गया था, जी, क्योंकि मैं चैलेंज को फेस करना सीख गई थी। और इसके लिए आपका कोई ना कोई मेंटोर होना चाहिए, या आपका कोई फिजिशियन होना चाहिए, या कोई साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो आपको बताए जी। कि आपको स्ट्रेस को कैसे टैकल करना है, हुँ, तभी आप उसको टैकल कर पाएंगे। तो आप किस तरीके से उससे ओवरटेक कर पाई थी? जैसे मुझे मेरे मेंटोर ने सिखाया कि चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, आप उन जब भी आपके एग्ज़ाम के टाइम आते हैं, उससे पहले कोशिश करिए कि आप टाइम से सोएं, और एग्ज़ाम के टाइम पे नींद पूरी रखने की कोशिश करिए। और सेल्फ टीचिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, यू हैव जी, टू टीच योरसेल्फ, कि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, सभी लोग एग्ज़ाम देते हैं, मैंने भी एग्ज़ाम देने जाना है, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। जब आप अपने आप को बार बार ये बात दोहरा के बोलते हैं, तो इवेंचुअली उस बात का आपको फ़र्क दिखने लगता है। डॉक्टर नेहा जैसे बच्चों में या आपके फ्रेंड सर्कल में कई दोस्त होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो क्या उनमें जब स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी के डेवलप होता है, तो उनमें कोई लक्षण दिखाई देते हैं? जी, बिल्कुल। देखिए हर इंसान जब वो किसी न किसी चैलेंज से गुज़र रहा होता है, तो वो कोई ना कोई सिम्पटम्स ज़रूर प्रेज़ेंट करता है, और अगर आप उन सिम्पटम्स को सही समय पर पकड़ लें, तो केस आगे प्रोग्रेस नहीं करता है।
अगर डिप्रेशन पे भी चीज़ें नहीं रुकती हैं, तो आज मैं ये बात सबको कहना चाहती हूँ, स्पेशली ऑडियंस को, कि जब भी आप लाइफ में कभी भी स्ट्रेसफुल फ़ील करें, तो हमेशा अपना कोई ना कोई कंपेनियन ढूँढने की कोशिश करिए। नेवर रिज़ॉर्ट टू अल्कोहल, स्मोक्स और मे बी कैनबिस। हमारे इंडिया में, इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी इन सारी चीज़ों का यूज़ जो है बढ़ता चला जा रहा है। जी। और आप सभी लोग जानते हैं, बहुत कॉमन कल्चर है। ऑफ़िस में थोड़ा-सा स्ट्रेस आए, क्या करते हैं? स्मोक कर लिया। थोड़ा-सा पर्सनल लाइफ़ में स्ट्रेस आया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, या मैरिज में डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, या फ्रेंड से बहुत गहरी दोस्ती टूट गई, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? वी रिज़ॉर्ट टू अल्कोहल। हमको उस समय ऐसा लगता है कि इस अल्कोहल से मेरा स्ट्रेस दूर हो रहा है, बट एक्चुअली स्ट्रेस दूर नहीं हो रहा। ये अल्कोहल, ये स्मोक की हैबिट, वीड की हैबिट, ये एक्चुअली आपको अंदर से कमज़ोर, इमोशनली कमज़ोर बना देती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन सारी चीज़ों का आप बिल्कुल यूज़ मत करिए। अब जिस टाइम पे आप कोई ना कोई स्ट्रेस, परेशान है, कॉल आउट फॉर हेल्प, किसी ना जी। किसी से बात करिए। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई कंपेनियन होता है, दोस्त होता है, स्पाउस होता है, गर्लफ्रेंड होती है। इनफैक्ट अब तो पेरेंट्स और बच्चों में इतनी अच्छी दोस्ती बनने लगी है कि वो कंपेनियन और अपने पेरेंट्स में भी ढूंढ सकते हैं। ऑफिस में आपका कोई बॉस है, कोई मैनेजर है, आप उनमें अपना दोस्त या मेंटोर ढूंढने की कोशिश करिए। एंड ऑलवेज स्पीक अबाउट योर प्रॉब्लम्स। अपने अंदर मन में रख के कुछ नहीं आपको हासिल होगा। आपको कोई तरीका ही नहीं मिलेगा कि आप उसको कैसे सॉल्व करें। तो जी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें। जी। डॉक्टर नेहा, जैसे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इनकी जब शुरुआत होती है और अगर इन्हें सही समय पर कंट्रोल में ना लाया जाए, तो क्या यही चीज़ें डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं? या डिप्रेशन अलग से ही डेवलप होता है, वहाँ पे स्ट्रेस और एंग्जाइटी का एज़ सच कोई रोल नहीं होता? देखिए, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके की बात है कि हम कहते हैं कि फ़ीवर है। फ़ीवर तो बहुत सारी बीमारी में आ सकता है ना। फ़ीवर एक सिर्फ़ एक लक्षण है। जी। सिमिलरली एंग्ज़ायटी एक तरीके का लक्षण है। एंग्ज़ायटी बहुत सारी अलग-अलग बीमारियों में आपको देखने को मिल सकती है। जैसे ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, उसमें भी पेशेंट को एंग्ज़ायटी महसूस होती है। कंपल्शन होता है बार-बार चीज़ें चेक करने का, कीज़ गेट बंद है या नहीं है, बार-बार हाथ धोने का। एक बार एक मेरी पेशेंट थी, उसको कंपल्शन था नमक चेक करने का। वो बार-बार जी। खाने में जाती थी, नमक चेक करती थी, और इतना एंग्ज़ियस हो जाती थी ना कि मैंने खाने में नमक सही डाला है, नहीं डाला, कि उससे कभी ज़्यादा गिर जाता था। एक बार शी वाज़ खाना बना रहे थे, तो वो चेक करने गए और वो इतना एंग्ज़ियस हो गए कि उनसे नमक ही गिर गया, और पूरी किचन में नमक, नमक, एंड देयर ऑन उनको एक पैनिक एपिसोड आया। तो एंग्ज़ायटी एक सिर्फ़ एक तरीके का लक्षण है जो कि डिप्रेशन जैसी बीमारी में दिख सकता है। एंग्ज़ायटी और भी दूसरी बीमारियों का एक लक्षण होता है। जी। अब जैसे स्ट्रेस है, एंग्जायटी है और डिप्रेशन। डिप्रेशन तो एक बहुत बड़ी टर्म बन जाती है। इसमें हम बात करते हैं, एक मेडिकल ट्रीटमेंट की भी बात हो जाती है, फिजिशियन की नीड होती है। क्या स्ट्रेस और एंग्जायटी में भी फिजिशियन से मिलना चाहिए या किसी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, या इसे घर पर ही खुद ही ठीक कर सकते हैं? देखिए, एंग्ज़ायटी को आप बिना किसी हेल्प के ठीक नहीं कर पाएँगे। जब आपको एंग्ज़ायटी होती है तो कोई ना कोई एसोसिएटेड डिसऑर्डर होता है। जी। आपको हो सकता है ओसीडी की वजह से हो, कभी-कभी पीएसटीडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, कभी-कभी पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम में भी एंग्ज़ायटी हो सकती है। तो जब भी आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, आपको किसी न किसी हेल्प की ज़रूरत होती है। कभी दवाइयों की भी ज़रूरत होती है, कभी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, कभी साइकियाट्रिस्ट की भी ज़रूरत हो सकती है। जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि जब आप किसी भी ऐसी परिस्थिति में जाते हैं, जहाँ पे आपको डर लगता है, एप्रीहेंशन होता है, या बहुत ज़्यादा वरी महसूस होती है, चिंता महसूस होती है कि अब क्या होगा, अब क्या करना है। जैसे एक बार मेरी एक पेशेंट थी, उनको एंग्ज़ायटी होती थी ट्रेन में ट्रैवल करने से, वो मेट्रो नहीं ले पाती थी। जी। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनको ट्रेन किया गया कि कैसे आप मेट्रो लेना सीखें, मेट्रो में जाना सीखें। क्योंकि जब तक आप अपने चैलेंजेस को फेस नहीं करोगे, आप उसमें फँसते चले जाओगे। आज ट्रेन का डर है, हो सकता है कल किसी और चीज़ का डर हो, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप एक वीक पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाते हो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये मानना कि हाँ, ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है, मेरे को एक नॉर्मल लाइफ़ जीने नहीं दे रही है। और उसके बाद ये समझना कि मेरे को इस पे काम करना है, मुझे काम करना पड़ेगा। यहीं पे मैं आपको एक अपना क्लिनिकल केस शेयर करना चाहती हूँ। एक जी। पेशेंट मेरे पास आई थी, बहुत परेशान थी, कॉलेज ईयर्स में थी।
बहुत उसको एप्रीहेंशन होता था, एंग्ज़ायटी की पेशेंट थी। डायग्नोसिस जीएडी थी, जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। अब वो पेशेंट आई है, अब वो पेशेंट ना तो रेज़िलिएंट है, ना दवा लेना चाहती है, ना वो काउंसलिंग लेना चाहती है। उसका कहना ये था कि नहीं, अगर मैं अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दवा या काउंसलिंग लूँगी तो इसका मतलब तो मैं बहुत कमज़ोर हूँ ना, जी। मैं तो अपनी अपनी इतनी छोटी-सी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व नहीं कर पा रही। तो ये माइंडसेट पेशेंट को हटाना पड़ेगा। आप किसी की हेल्प लेने से, दवाइयों की या काउंसलिंग की हेल्प लेने से आप कमज़ोर नहीं हो जाते हो। आपको सिर्फ़ अवेयरनेस नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है कि मैं अपने उस चैलेंज को कैसे फ़ेस करूँ। हम एबीसीडी सीखते हैं, टीचर ही सिखाती है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीखते हैं, जी। 1 + 1 = 2, ये भी हमने सीखा है। तो अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो और एंग्ज़ायटी जैसी चीज़ें चैलेंज कर रहे हो, तो आपको हेल्प की ज़रूरत है। जी, जैसे अभी आपने अपने पेशेंट का केस बताया, वहाँ पर मेडिसिन्स का भी आपने ज़िक्र करा। तो क्या स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी में भी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं? क्योंकि मुझे लगता है ये तो एक मेंटल डिसऑर्डर है। आपस में बात करने से, लाइफ़ में पॉज़िटिव चेंजेज़ लाने से भी इसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि दवाइयाँ अगर कोई भी व्यक्ति खाता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो क्या दवाइयाँ खाना सही है या नहीं? देखिए, ऐसे केसेस में ना मैं पेशेंट्स को हमेशा ये समझाती हूँ कि आपके पास 2 रास्ते हैं। रास्ता 1 वो भी आपको डैमेज कर रहा है, रास्ता 2 वो भी आपको डैमेज कर रहा है। आपको चूज़ करना है कि कौन से रास्ते से आपको लीस्ट डैमेज हो रहा है। अगर आप किसी की प्रोफ़ेशनल हेल्प नहीं लोगे, और दवाइयाँ कभी भी डॉक्टर्स बिना किसी नीड के नहीं देते हैं। जी। दवाइयों की नीड है तभी दवाइयाँ बन रही है, आगे उसमें और रिसर्च हो रही है, बिकॉज़ दैट इज़ द नीड, वो ज़रूरत है हमारी। और रही बात एंग्ज़ायटी की, तो बहुत सारे केसेज़ विदाउट मेडिसिन्स भी सॉल्व हो सकते हैं, पर इट इज़ नॉट द केस विद एवरी क्लिनिकल केस। जब-जब आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि इस समय आपकी दवा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस समय आपको दवा खाना चाहिए। और कभी भी ये डॉक्टर नहीं चाहता कि आप दवाइयों पे निर्भर हो। आप अपनी एंग्ज़ायटी को सेटल करने के लिए हमेशा दवाइयों पे रहो। बट जब उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको जो भी डॉक्टर परफेक्ट एडवाइस दे रहे हैं, कि इस समय आपको दवाइयाँ चाहिए या काउंसलिंग चाहिए, आपको वो फॉलो करना चाहिए। जी। डॉक्टर नेहा, मेल और फीमेल में भी कुछ रेशियो में डिफरेंस रहता है क्या स्ट्रेस और एंग्जायटी में? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस काफ़ी होते हैं, जैसा मैंने देखा है, पढ़ा है। जी, आपने सही पढ़ा है। अगर हम एक मोटे तौर पे बात करें तो विमेन में एंग्ज़ायटी होने की डबल टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। विमेन आर ऑलवेज़ ऑन अ 28 डे साइकिल, है ना? कभी हॉर्मोन्स की वज़ह से एंग्ज़ियस ज़्यादा है, कभी बहुत रिलैक्स्ड है, कभी बड़े अच्छे रोमांटिक मूड में है। हुँ। तो विमेन का वो वेरिएट करता है। दो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, इट इज़ नॉट द केस विद एवरीवन। इनफैक्ट ये अधिकतर औरतों के साथ नहीं होता है। जी। कुछ औरतों के साथ ऐसा ज़रूर होता है। फिर लाइफ में एक और बहुत बड़ा बदलाव आता है औरतों की लाइफ में, प्रेग्नेंट होते हैं। प्रेगनेंसी के बाद एक उससे भी बड़ा बदलाव आता है, जो कि हमारा पोस्टपार्टम होता है, यानी बच्चा पैदा होने के बाद के जो स्पेशली जो 3 महीने हैं, उस समय औरतें काफ़ी वल्नरेबल होती हैं, और उस समय औरतों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट जब हम इतना यहाँ तक कि अगर चैलेंजेस औरतें अच्छे, पॉजिटिवली और बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट हो, तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। उसके बाद जब आप इतने सारे और इतने बड़े चैलेंजेस फेस कर जाते हो, तो वुमेन कम आउट वेरी स्ट्रॉन्गर, तब उन्हें डिप्रेशन या एंग्जायटी होने के चांसेस कम रहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग फीमेल्स को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर देनी चाहिए। येस, ऑफ कोर्स, मुझे लगता है हर वो इंसान जो किसी भी चैलेंज से गुजर रहा है, हुँ। फॉर दैट मैटर, उसको एक्स्ट्रा केयर देनी चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि अरे आप तो ज़्यादा सोचते हो, आप तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो, जी। आप तो ओवर थिंक कर रहे हो, आई थिंक ये बहुत इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स है। और जो इंसान उस दौर से गुजरता है, सिर्फ वो ही जानता है कि वो शायद कोशिश कर चुका होगा कम सोचने की, कम रिएक्ट करने की, या कम उसके बारे में वरी करने की, पर शायद उससे नहीं हो पा रहा। इसलिए आज वो इतना ज़्यादा दिख रहा है कि वो परेशान है। तो डॉक्टर नेहा, स्ट्रेस और एंग्जायटी से बचने के लिए बेस्ट वेज़ क्या हैं? कि किन तरीकों से हम इन दोनों चीज़ों से बचे रह सकते हैं, डिप्रेशन से बचे रह सकते हैं? स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से दूर रहने के लिए हर एज ग्रुप में एक अलग-अलग चीज़ें होती हैं। अगर मैं बच्चों के बारे में बात करूँ, पहले बच्चों में एंग्ज़ायटी कॉमन नहीं थी, या कॉमन थी भी तो शायद इतना पता नहीं लगता था। बट आजकल 13, 14, 15 साल की उम्र तक में भी एंग्ज़ायटी काफ़ी कॉमन हो गई। जी। तो ऐसे केसेस में तो जब तक आप अडल्ट नहीं हो, तब तो आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका ध्यान रखना।
तो मेरे पेरेंट्स को ये सलाह रहेगी कि अपने बच्चों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाओ और जितना हो सके बी देयर फॉर योर चाइल्ड। आई नो आप सब लोग वर्किंग होंगे, बहुत लोग कहते होंगे मैं काम पे जाता हूँ, समय नहीं मिलता, काम से आए तो बड़ा थक जाते हैं। तो आप जितना समय अपने बच्चे को दें और जितना ज़्यादा उनकी परेशानियों में इन्वॉल्व हो, चैलेंजेस समझो स्कूल के, करिकुलम के, जो भी उसको चैलेंज आते हैं, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि आपका बच्चा एंग्शियस नहीं होगा। जी, अब यहाँ पे ये बात सुनने के बाद हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या हो गया है, जो अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, वो बच्चे को ओवर पैम्पर करते हैं। जी, अब क्या होता है जब बच्चा कोई चैलेंज ही नहीं फेस करता है, तो ओवर पैम्परिंग, ओवर प्रोटेक्टिव, हर जगह हर समय नज़र रखना बच्चे में, गिर तो नहीं जाएगा, सही से करेगा नहीं करेगा, नहीं मैं पेंसिल पकड़ के ही काम करवाऊँगी, हर जगह टोक देना। जी, कभी-कभी बच्चे को आप चैलेंजेस फेस भी करने दो। ये एक बहुत कैलकुलेटेड तरीका होना चाहिए कि आप ना तो ज़्यादा ओवर पैम्पर करो और ना इस तरीके का पेरेंटिंग बच्चे को दो कि बिल्कुल आपने छोड़ ही दिया, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। बैलेंस और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जी, और एक बात बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बोला है कि द मोस्ट डिसिप्लिन्ड चाइल्ड एंड द राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ, सबसे अच्छे और मेंटली स्ट्रांग बच्चे वही निकलते हैं। जी, अब रही बात अडल्टहुड की, अगर आप अडल्टहुड में आए, जैसे ही आपने 16-17 किया, आप पूरी दुनिया से एक्सपोज़ हो जाते हो, आपको दिखने लग जाता है कि अच्छा, ये सब चल रहा है। अच्छा मेरी गर्लफ्रेंड सबसे कॉमन है, या तो फ्रेंड्स ने धोखा दे दिया या जी, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया। अब इस टाइम पे सबसे पहला रिज़ॉल्ट जो आजकल यंगस्टर्स करते हैं, वो जाते हैं और अल्कोहल पी लेते हैं। और फिर अल्कोहल पिया, फिर स्मोक कर लेते हैं। फिर धीरे-धीरे वो पार्टीज़ अटेंड करने लगते हैं। धीरे-धीरे उन्हें वीड के बारे में भी समझ आता था, कैनबिस भी समझ आ जाता है। और आज तो ये ट्रेंड हो गया है कि बहुत सारे लोग अल्कोहल और स्मोक नहीं लेते, सिर्फ़ कैनबिस पे हैं। जी, तो ये सबसे पहले अपने चैलेंज को फ़ेस करना सीखिए। कोई भी चैलेंज आया, ऐसे कोई बहुत तूफ़ान नहीं आ गया लाइफ़ में, छोटा-सा चैलेंज है, ऐसे इमोशनल अप्स एंड डाउन सब लोग फ़ेस करते हैं। तो कभी भी कोई भी ड्रग इंटॉक्सिकेशन की तरफ ना जाइए, अल्कोहल, स्मोक और कैनबिस से दूर ही रहिए। फिर हम बढ़ते हैं उससे आगे की लाइफ़ स्टेजेज़ में। जब आप शादी हो जाती जी, है, करियर स्टेज पर आ गए हैं, तो अगर आपको, और ये बहुत नॉर्मल बात है। आजकल हमें ये देखने को मिल रहा है कि शादी हुई, शादी होने के 1 डेढ़ साल बाद ही चैलेंजेज़ आ गए, तो कपल सोच रहे हैं चलो अब सेपरेट हो जाते हैं। ये इनकरेक्ट तरीका है। जब 2 इंडिविजुअल्स एक अच्छी अडल्ट पर्सनैलिटीज़ आपस में मिल रहे हैं और एक रिलेशनशिप फ़ॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा एक्स और थोड़ा-सा वाई को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक-दूसरे को सुख-दुःख में साथ निभाना पड़ेगा। तो आपको मोल्ड होना पड़ेगा। जी, जब तक आप में खुद में कुछ बदलने और एक्सेप्ट करने की क्षमता है, तब तक आप अपना जीवन ठीक-ठाक निकालते जाओगे। तो आप कभी भी स्पाउस से लड़ाई होती है तो पेरेंट्स के सामने पेरेंट्स को इन्वॉल्व मत करिए, या पेरेंट्स से लड़ाई होती है तो आई थिंक पेरेंट्स को भी स्पाउस को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो जी, अपने चैलेंजेस को आप जितनी समझदारी से निभाते चले जाएँगे, उतना अच्छा रहेगा। और लाइफ में कुछ चैलेंजेस ऐसे आते हैं जिनका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप बहुत कोशिश कर चुके हो पर आपसे नहीं हो पा रहा, देन इज़ द टाइम यू शुड सीक हेल्प। जी। जैसे अभी आपने बोला कि कपल्स हैं जो उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, तो क्या आजकल जो हमारा डिवोर्स रेट इंडिया में बढ़ता जा रहा है, उसका भी एक कारण है स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी है? जी, बिल्कुल। उसका एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी, और उसका बैकग्राउंड रीज़न है लेट मैरेजेज़। जी, मुझे लगता है कि जितना आप लेट शादी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 29, 30, और आजकल तो और भी ज़्यादा ट्रेंड हो गया है 33, 34 में शादी करना कि हम पहले करियर में सेटल हो जी, जाएँ। लेकिन उस समय क्या होता है, आप बिल्कुल एक मैच्योर पर्सनैलिटी बन चुके हो, तो यू हैव ऑलमोस्ट लिव्ड हाफ ऑफ योर लाइफ। अगर हम ऑन एन एवरेज माने तो 35 जी, साल जी, तक आप अपनी आधी ज़िंदगी जी चुके हैं। तब तक आप पूरे एक मैच्योर पर्सनैलिटी बन चुके हैं, आप अच्छा कमा रहे हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपको इतना शायद 10 साल हो चुके होंगे सारे डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेने के। उस समय जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप फ़ॉर्म करते हो, तो दोनों ही इंडिविजुअल्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक-दूसरे के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे! करियर से पहले कैसे शादी हो जाए? जी, रादर अच्छा बात है, इफ यू गेट मैरिड ऑन टाइम, आपकी एंड स्पेशली फॉर वुमेन, वुमेन हैव अ बायोलॉजिकल साइकिल ना। आप 35 के साल के बाद अपनी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते काम करना जैसे वो 26 साल की उम्र में करते। जी, तो ये भी एक कारण है, लेट मैरेजेस बहुत बड़ा कारण है, ऑफ़िस स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, स्लीप साइकिल, बहुत ज़्यादा फ़ोन में इन्वॉल्व होना, कपल साथ में बैठे हैं लेकिन फिर भी एक कपल अपने फ़ोन में, दूसरा भी अपने फ़ोन में, एक-दूसरे को टाइम ना दे पाना, ये बहुत बड़े कारण हो गए हैं आजकल डिवोर्स के। जी। जैसे अभी आपने बच्चों के बारे में भी बोला था,
कि ओवर पैम्पर करने लग जाते हैं पेरेंट्स। तो ओवर पैम्परिंग में एक चीज़ बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है, बच्चे आजकल आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे, वो इंडोर ही मोबाइल में, लैपटॉप में या सिस्टम पर अपना गेम खेल रहे होते हैं। क्या इसकी वजह से भी उनका जो स्क्रीन टाइम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? तो इससे भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बच्चों में? ये यस, दिस इज़ अ वेरी ट्रू थिंग। और यहाँ पे भी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी किसी को कोई बात समझाऊँ, कुछ रेफ़रेंस दे के जी, जी। क्लिनिकल हिस्ट्री देते हैं तो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। आई हैड अ पेशेंट, लिटिल गर्ल 5 इयर्स की, फीमेल पेशेंट। अब उसकी मदर, वो खुद बहुत एंग्शियस पर्सनैलिटी है, हमेशा डरे रहते हैं, सब ठीक होगा ना। प्रेगनेंसी में भी बड़ा एंग्शियस रहते थे। अच्छा, प्रेग्नेंट हुए, अब उनकी फीमेल डॉटर है 5 इयर्स की। स्कूल में आजकल स्कूल में ट्रेंड है कि आप बच्चे को खाना, लंच टिफ़िन पैक नहीं करके दो, हम स्कूल में सबके साथ खिलाएँगे। अब जी। उनको डर लगा रहता है कि मेरी बच्ची खाएगी, नहीं खाएगी, मुझे पता चलेगा, नहीं चलेगा, उसने कितना खाया है। जी, जी। तो शी ट्राइज़ कि उसके स्कूल में जो बनता है, उसकी टाइम टेबल को मैच करके वो बाकायदा उसी तरीके से प्रेज़ेंट करके खाना पैक करके बच्चे ओके। को देती है, ताकि मेरा बच्चा बाहर का ना खाए और मतलब स्कूल के उसमें ना खाए, और मैं ही घर का खाना। जब भी बच्चा खेलने जाता है तो मम्मा पीछे, 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 बेबी नो, बेबी सिट हियर, बेबी जी, लिसन टू मी। आप बच्चे को इतना ओवर गाइड करेंगे तो बच्चे का ब्रेन कैसे डेवलप होगा ना, आप खुद सोचिए। जब बच्चा 7 साल तक का होता है, तब तक उसकी भगवान ने बनाया ही हमें इस तरीके से। 7 साल तक उसकी प्रोग्रामिंग होती है। 7 साल में आप जो एनवायरनमेंट बच्चे को देते हो, इमोशनली, फिज़िकली, हर तरीके से, वो उसकी अडल्ट पर्सनैलिटी बनती है। अगर आपने पहले 7 सालों में बच्चे को फ़िज़िकल एक्टिविटी से एक्सपोज़ नहीं किया, तो आप ये समझ लीजिए उसको कभी आदत नहीं पड़ेगी दौड़ने की। वो कभी नहीं, उसको वो झेल ही नहीं पाएगा। हमेशा जी, एसी में रहना, कभी भागने की कोशिश ना करना, इतना ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोज़ हो जाना। जी। स्क्रीन में बच्चों को पता है ऐसे स्क्रॉल करना है तो फिर नेक्स्ट रील आ जाएगी। बच्चे को इमोशनल सेटलमेंट की आदत ही नहीं है, ठहराव, वो बहुत ज़रूरी होता है लाइफ़ में, और समहाउ हम पेरेंट्स वहाँ पे मिस कर रहे हैं। और योगा एंड मेडिटेशन, क्या ये एक्चुअल में वर्क करते हैं स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को ठीक करने में? और सभी एज ग्रुप के लिए ये सही है या नहीं? ये वर्क करते हैं, मैं इसको आपको करेक्ट करना चाहूँगी, ये मैजिकली वर्क करते हैं। ओके। तो आपको बेसिकली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई रिलैक्सिंग टेक्निक आपको आनी चाहिए। चाहे वो ब्रीदिंग हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो आपका कोई कंपेनियन हो, दोस्त हो, स्पाउस हो, कोई भी हो या पेरेंट्स हो। आपके पास एक तरीका होना चाहिए कि इस तरीके से मैं अपनी एंग्ज़ायटी को सेटल कर सकता हूँ। सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, और उठने के बाद अपने शरीर को 1 घंटा देना, अपने आप को देना। उसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला, आपके शरीर के लिए तो वो बहुत अच्छा है ना, इट मेक्स यू हेल्दी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, आप आगे चल के ओबेसिटी, बीपी, शुगर, ये सब होने के कम चांसेस रहते हैं। दूसरा, आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं। अब आप सुबह जाएंगे ना वॉक पे, तो आपको सब लोग दिखेंगे, या तो कोई ना कोई साथ में वीडियो देख रहे हैं या किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। कोई भी इंसान बिना किसी स्क्रीन एक्सपोज़र के आजकल वॉक ही नहीं करता, 2 मिनट भी अपने आप को टाइम नहीं जी, देता इंसान। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। अगर आप सुबह आधा घंटा, 15 मिनट, पौना घंटा, जितनी देर भी वॉक पे जा रहे हैं, ये तो मेरी स्ट्रिक्ट एडवाइस होती है पेशेंट्स को कि कभी भी कोई भी स्क्रीन एक्सपोज़र साथ में नहीं करना है। जी, किसी की बातें नहीं सुननी है, किसी से फ़ोन पे बात नहीं करना है, कोई हँसने वाली वीडियोज़ भी चाहे वो भी नहीं देखना है, किसी के साथ भी वॉक कर रहे हो तो आपस में बात नहीं करो। यू ट्राई एंड इवैल्यूएट योर होल डे, योर लाइफ़, कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, पिछले कुछ समय में मेरे साथ क्या हो रहा है। जब तक आप सेल्फ इवैल्यूएशन को टाइम नहीं दोगे, आप कैसे अपने ऊपर काम कर जी। पाओगे ना? डॉक्टर नेहा, जैसे पैनिक अटैक आते हैं, तो इन पैनिक अटैक से कैसे बचा जा सकता है? कुछ टिप्स बताइए इसके बारे में। देखिए, जब कोई भी पहली बार पैनिक अटैक किसी को होता है, तो सबसे पहले तो इंसान को समझ ही नहीं आता, है ना? और जब पैनिक अटैक आता है तो इंसान को सारे वो लक्षण आते हैं जो कि एक यूजुअली कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक रीजंस में आते हैं, जैसे घबराहट होना, दिल बैठा-बैठा जाना, पसीने छूट जाना जी, एकदम से, पेट में अजीब-सा महसूस होना, और वो कुछ समझ ना आना, और एकदम से ऐसे फ़ील होना कि अब तो मैं गया, अब तो मेरी जान गई। इतना ज़्यादा पैनिक अटैक कार्डियक एपिसोड को मिमिक करता है कि फटाफट हम लोग लेके जाते हैं पेशेंट को और हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड वर्कअप होता है, तो पता लगता है सब कुछ नॉर्मल है। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं कि ये केस एक्चुअली पैनिक अटैक का था। जी, तो जब ऐसा एपिसोड पहली बार आता है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये आपके साथ बार-बार हो सकता है।
तो सबसे पहले अपने ट्रिगर पॉइंट्स को पहचानिए। ये पहचानिए कि आपको किस चीज़ से ऐसा महसूस होता है। कभी-कभी पैनिक अटैक कुछ लोगों को बीच के आस-पास आते हैं, पानी के एक्सपोज़र से आते हैं, या ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ तो एकदम से घबराहट हुई, बेहोशी हुई, पसीना छूटा, पैल्पिटेशंस होने लगे। तो सबसे पहले अपना ट्रिगर पॉइंट पहचानिए कि आपको ये क्यों हो रहा है। सेकंड, आपको 2 तरीके हैं कि आप किसी भी चैलेंज को फ़ेस कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को पानी से डर लगता है, बीच से डर लगता है, हुँ, तो हम या तो एक तरीका है कि हम उसको डायरेक्टली बीच के एकदम पानी के अंदर, मतलब छोड़ दें। बेअरेबल पानी के छोड़ दें। ये फ्लडिंग होता है, यानी कि आपने सारा प्रॉब्लम एक साथ में उसको फेस करने को दे दिया। दूसरा होता है सिस्टमिक डिसेंसिटाइज़ेशन। उसमें हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको जिस चीज़ से आपको पैनिक अटैक आता है, उससे एक्सपोज़ कराते हैं। जैसे अगर बच्चा यहाँ बैठा है बीच के पास, तो 20 फीट दूर बैठेगा, अगले दिन 18 फीट, उससे अगले दिन 10 फीट, धीरे-धीरे करके फिर एक पैर डालेगा, एक हाथ डालेगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप अपने ट्रिगर पॉइंट को एक्सपोज़ करते हो। तो ट्रिगर पॉइंट पहचानने के बाद उस चैलेंज से अपने आप को बचाना नहीं है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आप उस चैलेंज को फेस करें। और जैसे आप ऑफ़िस के स्ट्रेस में हैं, आपको ऑफ़िस का स्ट्रेस, या मैनेजर ने गुस्सा कर दिया, बॉस ने गुस्सा कर दिया, तो इस तरीके का हो गया। तो आप कोशिश करो अपने काम पर, कि आप अपना काम पहले तो परफेक्ट करो। दूसरा, आप अपने बॉस से जाके बात कर सकते हो, सी दिस इज़ द वे हाउ यू टॉक, और इस तरीके से मुझे परेशानी होती है। और आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यू अपने थॉट्स को ट्रेन करो कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ फाइन, इट इज़ ओके, आई एम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। जब आप अपने थॉट को एनालाइज़ करोगे और सेल्फ टीच करोगे, अपने आप को सिखाओगे कि मैंने कैसे फेस करना है, तो आप बेहतर तरीके से अपने चैलेंजेस फेस कर पाओगे। एंड लास्ट, आई विल नॉट से आई मीन लास्ट, बट हाँ, लास्ट से पहले आपको हेल्प की ज़रूर ज़रूरत है। आपका क्या ट्रिगर है, और आप उस ट्रिगर को कैसे टैक्टफुली एक्सपोज़ करें अपने आप को उस प्रॉब्लम से, जी। वो आपको अंडर गाइडेंस ही पता लग सकता है। एक हार्मोन है कोर्टिसोल हार्मोन, जिसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी लोग जी, जी। बोलते हैं। तो थोड़ा-सा कोर्टिसोल हार्मोन के बारे में बताइए, ये स्ट्रेस हार्मोन इसे क्यों कहा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, कॉर्टिसोल हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। जी, जब भी आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है, एंग्ज़ायटी है, इनफैक्ट ऐसी कोई भी दिक्कत है, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। ठीक से सोओगे नहीं, ठीक से खाओगे नहीं, तो इसीलिए हम इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते जी। हैं। और स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की वजह से क्या हमारी बॉडी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है? बॉडी के पार्ट्स में भी कोई दिक्कत आ सकती है, बॉडी ऑर्गन्स में दूसरे? जी, बिल्कुल, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की वजह से आपको जेन्युइन फ़िज़िकल सिंड्रोम्स हो सकते हैं। जैसे कि आपको हाइपोथायरॉयडिज़्म हो सकता है। ऐसे लोग जो बार-बार, बार-बार, बार-बार सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, अल्टीमेटली खाना-पीना ख़राब हो जाता है, उन्हें हाइपोथायरॉयडिज़्म होने की शिकायत होते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। हमारे पेट में, आंतों में तो अल्सर होते हैं, उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ही स्ट्रेस है। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूअस बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहे हैं, उनके पेट में अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। जी, जो लोग बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस को फेस करते हैं, उन लोगों को बीपी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इनफैक्ट अगर हम ये बोलें, तो हम स्ट्रेस को कैंसर से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर बहुत लंबे समय से आप फिज़िकल या मेंटल किसी भी तरीके के स्ट्रेस में रहें, तो अल्टीमेटली आपको कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। जी। जैसे अभी मैंने आपसे पहले पूछा था कि स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन में हमें किसी मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल की नीड रहती है या नहीं? या हम इसे खुद ठीक कर सकते हैं? जब आपने बताया था हमें हेल्प लेनी चाहिए, तो हमें हेल्प कब लेनी चाहिए? मतलब व्हेन वी नीड टू सी डॉक्टर? देखिए, अगर आपको फ़ीवर है, हमारी सबकी आदत होती है, जी, अगर फ़ीवर है ना, तो पहले तो 2 दिन तो मैं ही पैरासिटामॉल लेके देख लूँ ना, मुझे कैसा महसूस होता है। जी, तो हम सब लोगों की ये आदत है, आई डोंट नो जनरल लोग क्यों इतना डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, हम कोई आपको खा नहीं जाएँगे, वी आर जी, देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हैं। जी, बट नहीं, ये हमारी आदत है, 2 दिन फ़ीवर हुआ है, 2 दिन मैंने पहले घर पे पैरासिटामॉल खानी ही खानी है। जी, जी, थर्ड डे ही मैंने डॉक्टर के पास जाना है। सेम यूजुअली पेशेंट्स एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में करते हैं कि पहले तो मैं खुद ही देख लूँ ना। खुद आप कैसे देखोगे ना? सबसे अच्छा तरीका है ये कह देना कि अरे ज़्यादा मत सोच, अरे ज़्यादा टेंशन मत ले। पर कैसे? जो इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, ऑफ़िस की वजह से, पर्सनल लाइफ़ की वजह से, उसको आप ये बोलोगे
कि नहीं तू ज़्यादा मत सोच, तू रिएक्ट मत कर, तो हाउ इज़ दिस गोइंग टू बी हेल्पफुल? क्योंकि फ्रेंड्स इससे ज़्यादा आपको क्या एडवाइस दे जी। सकते हैं? फैमिली यही बोलेगी ना सबसे पहले, इतना ओवर रिएक्ट नहीं करो। जी, जी। बट ये सारे अगर आपको लग रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आज आप डाउन फ़ील कर रहे थे, कल आप अप फ़ील कर रहे हो, तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ये इतना स्ट्रेस सब लोग फ़ेस करते हैं। पर आप ये फ़ील कर रहे हो कि मैं कल भी डाउन था, आज भी डाउन हूँ, मैं कल सुबह उठा हूँ, तो भी मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा और ये पैटर्न हो गया है, महीना हो गया है कम से कम। हुँ, हुँ। बेयर मिनिमम 2 वीक तो हो ही गए हैं। हुँ, हुँ। तब आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प लेनी चाहिए। जी। और एक बहुत ही कॉमन बोला जाता है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा हँसता है, वही सबसे ज़्यादा परेशान होता है, उसे ही स्ट्रेस होता है, उसे ही एंग्ज़ायटी होती है। तो क्या आप भी इस चीज़ को मानती हैं? और क्या हँसी से, स्माइल से हम स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से ओवरकम कर सकते हैं? वेल निखिल, मैं आपकी इस बात से बहुत ज़्यादा तो सहमत नहीं करूँगी, जी। क्योंकि जब इंसान अल्टीमेटली एंग्जायटी और डिप्रेशन की तरफ चला जाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके वर्क कल्चर, हर तरीके से इट्स एन अनसीन एंड अनहर्ड बर्डन इन अ फैमिली में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, हर जगह वो दिखाई देता है। जी। तो अगर आप भी किसी को जानते हैं जिस आप महसूस कर रहे हो कि पिछले 1 महीने या 2 महीने से बिहेवियर बदल रहा है, बड़ा परेशान रहने लगा हुँ, हुँ, है, हुँ। तो आप समझ सकते हो कि वो शायद ठीक नहीं है। जी। और ये लेकिन ये आपकी दूसरी बात से मैं एग्री करूँगी कि स्माइल करने से, ज़्यादा खुश रहने से आपकी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स बनते हैं। जब आप हैप्पी हॉर्मोन्स बनते हैं तो आप अपने चैलेंजेस को ज़्यादा पॉजिटिवली फेस कर सकते जी। हैं। डॉक्टर नेहा, आज के समय में जो हमारा वर्क लाइफ़ है, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। जैसे अभी हमारे पॉडकास्ट में ही आपने बताया था कि शिफ्ट्स, यूएस शिफ्ट्स में इंडियन लोग काम कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। और आजकल हम देखें, जो एक वर्किंग आवर्स का भी पैटर्न था, वो पहले 8 घंटे होता था, 7 घंटे होता था। आजकल वो पैटर्न भी काफ़ी बढ़ चुका है। इस दौरान लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो इस स्ट्रेस से कैसे बच सकते हैं? देखिए, जब आप किसी ऑफ़िस में काम करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ रूल, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, कुछ जॉब रोल्स आपके जी। होते हैं, वो आपको फुलफ़िल करके देना होता है। और आपको नंबर ऑफ़ आवर्स भी दिए जाते हैं, है ना? ये तो एक तरीके से नियम है, ना हुँ, रूल है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने ऑफ़िस का स्ट्रेस घर मत लेके आइए। जी। इफ़ ऑफ़िस क्लोज़ेज़ एट 7 पीएम, तो आप 7 बजे अपना काम फ़िनिश करके, कभी होता है 15 मिनट लेट हो गए, आधा घंटा लेट हो गए, समटाइम्स इट्स ओके, समटाइम्स तो सब चीज़ें ठीक होती हैं। बट डोंट मेक इट अ कल्चर, इसे अपनी हैबिट मत बनाइए। और देखिए, इससे 2 बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं। पहला, आप ये कर रहे हो इसलिए आपके ऊपर तो इसका बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है। आप घर पहुँचते हो, घर का काम लेकर आते हो, या आप ऑफ़िस में ही बैठ के ज़्यादा काम कर रहे हो, तो आपकी फ़ैमिली को आप उतना टाइम नहीं दे पाते हो। तो पहला नेगेटिव इफ़ेक्ट तो आप ही के ऊपर आया। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो ये प्रेशर दूसरे लोगों के ऊपर भी जाता है। हुँ। आपके कॉलीग्स के ऊपर भी प्रेशर जाएगा। हमारे कल्चर में ज़्यादा काम करना, ज़्यादा देर तक ऑफ़िस में रुकना, ये बड़ा ग्लोरीफ़ाई और चेरिश किया जाता है। उस इंसान को बहुत प्रेज़ मिलता है। देखो, 7 बजे के बाद बैठ के 10 बजे तक उसने अपना काम फ़िनिश किया। पर इट इज़ नॉट अ गुड कल्चर, और ये ऑफ़िसेज़ को भी समझना पड़ेगा कि आप किसी की पर्सनल लाइफ़ का टाइम किल कर रहे हो। पहला और दूसरा क्या है, जब आप ऐसा करते हो तो तीसरे के लिए बोला जाएगा कि उसने भी तो 10 बजे बैठ के काम किया ना, आप भी तो कर सकते थे। सो यू आर नॉट पासिंग अ गुड मैसेज टू द सोसाइटी, टू द ऑफिस, टू योर मैनेजर, टू योर बॉस। तो सबसे पहले ओवरवर्क करना बंद करो। आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी दी जाती है, आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ आवर्स में काम करना होता है, तो अपना काम उन्हीं घंटों में रैप अप करने की कोशिश करो। और इसके लिए क्या होता है ना, हम जब हमारा माइंडसेट हो जाता है ना, कोई बात नहीं 8 बजे तक बैठ के काम कर लेंगे, तो आप ऑफिस आवर्स में मस्ती करने लगते हो, तो आप जी। ऑफिस आवर्स में गॉसिप करने लगते हो। तो आप उन आवर्स में गॉसिप ना करके, मस्ती ना करके, काम करके और अपने टाइम पे उसको फिनिश करो। तो आपको, एक तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस वर्ल्ड। बहुत, ये दुनिया छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। जी। कोई जॉब जो आपको सूट नहीं करता, या आपका वहाँ पे मेंटल आपको अच्छा नहीं लग रहा, कलीग्स अच्छे नहीं हैं, मैनेजर्स अच्छे नहीं, यू कैन एनी टाइम स्विच द जॉब, आप दूसरी जॉब कर सकते हो। जी। अब जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि वर्क लाइफ बैलेंस और पर्सनल लाइफ बैलेंस को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? थोड़ा तो आपने बता दिया, वर्क लाइफ को हमें कैसे बैलेंस करना है। अब हमें पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, ये भी बताइए? देखिए वर्क क्या के होता है ना, साथ-साथ। बैलेंस वर्ड तो मिथ है, ऐसा मैं समझती हूँ। कभी भी बैलेंस नहीं आ सकता।
आपको उस टाइम पे, उस मोमेंट पे ये डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप किस चीज़ को ज़्यादा समय देना चाहते हैं? कभी आपको कभी-कभी हो सकता है कि वो उस दिन, वो पर्टिकुलर दिन की मीटिंग अटेंड करने के लिए आप बहुत ज़रूरी था, इसलिए आपने अपने घर के काम को कॉम्प्रोमाइज़ किया। जी। और बहुत सारे इंस्टेंसेस लाइफ में ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको अपनी फैमिली को, कोई बीमार है, कोई या आपका बच्चा बीमार है या आपकी वाइफ परेशान है, तो आपको अपने ऑफिस को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने फैमिली को टाइम देना पड़ेगा। जी। और कोशिश करिए अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। जितना समय आप घर पे रहते हैं, मैं टीवी, मोबाइल्स इन सब के बिग बहुत अगेंस्ट में हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने बचपन से लेकर आज तक शायद कभी टीवी देखा होगा। हुँ, हुँ। बिकॉज़ आई फील दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत लोगों को उससे जॉब मिलती है, पैसा मिलता है, सब चीज़ें होती है। बट आप वो इंसान हैं अगर कि आप काम करते हो, ऑफ़िस में काम करके घर आए हो, तो कोशिश करो अब वो एंटरटेनमेंट आप टीवी में ना ढूँढो। वो एंटरटेनमेंट आप एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके, एक-दूसरे की लाइफ़ स्टोरी सुन के, वहाँ पे आप अपना ना सुकून ढूँढेंगे, तो आपके रिश्ते भी मज़बूत होंगे जी। और आप खुद मेंटली बहुत हैप्पी रहेंगे। डॉक्टर नेहा, क्या आपको भी लगता है जो आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया वाली लाइफ है, वो भी कहीं न कहीं एक दूसरे में स्ट्रेस डेवलप कर रही है? जैसे सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है, उसने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर ली, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। वहीं दूसरा पर्सन है जिसे अभी सक्सेस नहीं मिली, वो अभी स्ट्रगल कर रहा है। तो वो अपनी स्ट्रगलिंग फेज़ को तो फेस कर ही रहा है, उसके साथ-साथ उसके मन में कहीं न कहीं एक इन्फीरियरिटी वाला कॉम्प्लेक्शन आ गया कि यार मैं तो बहुत पीछे रह गया। क्योंकि सोशल मीडिया पर जनरली लोग अपना पॉजिटिव साइड दिखाते हैं। तो ऐसे में क्या ये चीज़ भी स्ट्रेस को और ज़्यादा बढ़ा रही है? ये बिल्कुल बढ़ा रही है। आपने इनफैक्ट आप बाकी सारी छोड़ दो। आप हम सिर्फ़ पॉपुलर लोगों की बात करते हैं। सार ऑल द टीवी एक्टर्स एंड ऑल द टीवी एक्ट्रेसेस। आपको आज तक भी दिखेगा कि आज तो वी आर हैप्पी कपल, वी आर जी, दिस, वी जी, आर जी। दैट, वी आर हॉलिडेइंग टुगेदर। कल ही आ जाएगा उनका डिवोर्स हो गया। जी, सो पीपल नेवर शो देयर नेगेटिव साइड्स ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में कुछ सच नहीं है। सिर्फ़ जो अच्छा-अच्छा है, भारी-भारी है, सुपरफिशियल है, सिर्फ़ वही दिखाया जाता है। आप अपने चैलेंजेस को फेस कर रहे हो क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों ने भी शायद स्क्रीन से दूर रहकर और सोशल मीडिया से दूर रहकर उस समय अपने करियर में टाइम स्पेंड किया या अपनी ज़िंदगी बनाने में टाइम स्पेंड जी, किया। और जो लोग ये फ़ोटोज़ भी डाल रहे हैं ना, वो भी तो डाल तो फैमिली के साथ ही रहे हैं ना। अल्टीमेटली तो दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम विद द फैमिली। तो दूसरों की लाइफ़ को लेकर जी, कभी स्ट्रेसफुल फ़ील नहीं करना चाहिए, कभी इन्फीरियॉरिटी फ़ील नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत आई हैव सो मैनी पेशेंट्स जो बहुत रिच होते हैं, बहुत जिनके पास शायद आज कुछ बोले तो कल ही कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो भी बहुत सारे लोग हैं जो हैप्पी नहीं हैं। हैप्पीनेस इज़ नॉट रिलेटेड टू मनी। येस, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए अपनी जी। ज़िंदगी को चलाते रहने के लिए, पर सिर्फ़ पैसे से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते। ये बहुत प्रूवन फैक्ट है। जैसे अभी आपने बॉलीवुड और टीवी स्लैप्स का एग्जांपल दिया था, तो वहीं स्ट्रेस की वजह से, एंग्ज़ायटी की वजह से कई सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया। और इन नॉर्मल लाइफ़ भी अगर हम बात करें, वो तो फ़ेमस लोग थे, उनकी तो न्यूज़ आ गई। डेली बेसिस पर भी काफ़ी लोग स्ट्रेस की वजह से, एंग्ज़ायटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भगवान ने आपको ये लाइफ दी है और इसको बिल्कुल वेस्ट मत होने दो। आज आप एक चैलेंज देख रहे हो जो आपको इस समय बहुत बड़ा लग रहा है, पर उसके पीछे की जो छोटी-छोटी खुशियाँ आप आज तक जीते आए हो, उस पे पूरा फ़ोकस रखो। अगर आप यंग बॉय हो तो आपकी फैमिली है, आपके माता-पिता हैं एंड आई एम श्योर ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जिस लड़के के मम्मी-पापा या लड़की के भी मम्मी-पापा उसको प्यार ना करते हो। तो मैं आपको यही बोलूँगी स्पेशली ऑडियंस को कि आप उन हैप्पी मोमेंट्स को भी देखते रहो। रात आती है, अगले दिन दिन तो आती ही आती है ना, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। जी, ऐसी अगर खुशियाँ हैं तो गम भी आएँगे और गम है तो अगले दिन खुशियाँ भी आएँगी। सिर्फ़ आज के गम को प्रायोरिटाइज़ नहीं करो। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपके सपोर्ट सिस्टम आपको कितना सपोर्ट देता है, फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीबॉडी या कॉलीग्स फॉर दैट मैटर, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप भी किसी को जानते हैं ना कि वो चैलेंज फेस कर रहा है, तो या तो उसको समझाइए या उसको बोलिए कि कोई प्रोफेशनल हेल्प ले। और अगर आपको भी जी, बहुत समय हो गया है, तो सबसे पहले तो हर केस में मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम अपनी सोसाइटी को अल्कोहल फ्री और ड्रग फ्री और स्मोक फ्री बना सकें,
तो शायद बहुत सारी डिप्रेशन, बहुत सारे क्राइम्स, बहुत सारी चीज़ें, थेफ्ट, हर चीज़, हर कोई भी, अगर आप आज भी अगर न्यूज़पेपर खोलोगे ना और आप कोई भी क्राइम देखोगे, तो 99% चांस है उस इंसान ने अल्कोहल लिया हुआ था जी। या वो किसी न किसी तरीके से इंटॉक्सिकेटेड था। तो ये सबसे पहले यही है कि अगर आप परेशान हो, दुखी हो, ड्रग्स या फिर अल्कोहल स्मोक को की तरफ ना जाओ और अपने कोई ना कोई कंपेनियन ढूँढो जिससे आप बातचीत करो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। जी। तो व्यूअर्स, आपकी लाइफ यूज़लेस नहीं है। हो सकता है अभी आपको अपनी लाइफ का कोई मोटिव नहीं मिला। वक़्त के साथ वो मोटिव भी मिलेगा और आपको लगेगा कि आपकी लाइफ कितनी यूज़फुल है। तो सुसाइड का बिल्कुल ना सोचें। तो डॉक्टर नेहा, ये आज के हमारे पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो जाते-जाते आप थोड़ा अवेयरनेस के लिए बताइए कि इन फ्यूचर जो अभी समय आने वाला है, इस समय हम स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को लेकर अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, अगर छोटा बच्चा है तो पेरेंट्स को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को टाइम देना, क्वालिटी टाइम। टाइम का जी। मतलब ये नहीं है कि मैं मोबाइल में और आप टीवी में। जी, जी। टाइम का मतलब है क्वालिटी टाइम, एक-दूसरे के दुख-सुख को समझना। इनफैक्ट हमने इस बारे में पूरी वीडियो में थोड़ा कम बात किया है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ओल्ड एज में भी आजकल डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया और जी, एकदम से हमें देखने को मिलता है कि बीपी बढ़ा तो हार्ट अटैक आ गया या स्ट्रोक आ गया। क्योंकि इस टाइम पे जो ओल्ड एज ग्रुप है वो इतने सालों से वर्किंग थी, इतने सालों से काम करती आई थी और ऑल ऑफ अ सडन रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट के बाद हो सकता है उन्हें कोई कंपेनियन ना मिला, फ्रेंड्स ना मिले हों, या हो सकता है उनके स्पाउस की उनसे पहले डेथ हो गई। तो ऐसे केसेस में ओल्ड एज के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो एज ग्रुप होती है ना 30 टू 40s, वो जी। सबसे इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप होती है, क्योंकि जब आप 30-40 के होते हैं, आपको अपने बच्चों को भी उतना अटेंशन देना है, करियर में भी पूरा घुसे रहना है और अपने एजिंग पेरेंट्स को भी ध्यान देना है। तो जितने भी लोग अपनी 30s और 40s में हैं, थोड़ा बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा होता है, लेकिन अपने बच्चों को बराबरी का टाइम देते हुए, अपने प्रोफ़ेशन को बराबरी का टाइम देते हुए, अपने एजिंग पेरेंट्स को भी ज़रूर टाइम दीजिए। इस तरीके से हम एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से बच सकते हैं, शिकार नहीं होंगे। और अगर आप खुद कोई चैलेंज फ़ेस कर रहे हो, तो आप अडल्ट हो, समझदार हो, सीक प्रोफ़ेशनल हेल्प। थैंक यू डॉक्टर नेहा, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर नेहा, जिन्होंने आज आपको बताया है स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के बारे में। ये भी बताया कि कैसे आप इनसे ओवरकम कर सकते हैं और साथ ही ये भी बताया कि कब आपको एक मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आई होप आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। इसी तरीके से आगे आने वाले समय में हम आपके लिए हेल्थ से जुड़े और पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब भी मन में कोई सवाल है तो कमेंट में आप अपना सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।